हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और 6 तक के जितने भी लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं। अभी तक मैंने केवल 2 वीडियो अपलोड की है चैनल पर, 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो है, ठीक है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये 3 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पिछले 5 वर्षों से अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूं, ठीक है। तो ये हैं आज के क्वेश्चन और एक दो वीडियो और मिलेगा, उसी के साथ पूरी बुक आपकी फिनिश हो जाएगी। क्लास 12 फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं पिछले 5 वर्षों से अभी तक जितने भी पूछे गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, सब की सब क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेगा, ठीक है। तो बस 2 वीडियो और आपको आएगी, उसके बाद में आपके लॉन्ग क्वेश्चन की कहानी भैया समाप्त हो जाएगी। और प्यारे देखिए, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कि लॉन्ग क्वेश्चन जब ये खत्म हो जाएगा फिर 60 क्वेश्चन का भी हमें इतना सारा क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। तो प्यारे थोड़ा सा दिमाग खर्च करो, बच्चा यहाँ खाली है कि कुछ है जगह। देखो प्यारे, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो देखिएगा उसका फायदा क्या होता है। हम इसी में से कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं, जैसे मैंने इसमें आपका एक क्वेश्चन लिया है, निकट दृष्ट दोष तथा दूर दृष्ट दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण लिखिए। अगर ये लॉन्ग में आता है तो दोनों का एक साथ पूछ लेंगे, कारण निवारण सब एक साथ पूछ लेंगे, तो ये आपका 2-3 पेज में तैयार हो गया आंसर इसका। लेकिन अगर इसी का 60 क्वेश्चन में आ गया तो कैसे पूछेगा? केवल इतना आपसे पूछ ले कि निकट दृष्ट दोष क्या है, इसका कारण और निवारण लिखिए। या इससे भी छोटे में अगर पूछे तो निकट दृष्ट दोष क्या है। तो ये बताइए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं तो साथ साथ में आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहा है। थोड़ा सा भैया दिमाग लगाओ। अभी देखिएगा, हम 2-3 वीडियो अपलोड करने के बाद में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो कुछ बच्चे वहां पर कमेंट करेंगे सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग खर्च करके सोचिएगा प्यारे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो उसी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप कहा बहुत ज्यादा क्वेश्चन कहाँ हो रहा है यार, बस आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा वहां से कि हाँ कि शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से 4 चांद लग जाएगा बच्चा। और फिजिक्स में तो भैया आप मार गिराओगे भैया, तहलका मचा दोगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 और 8 और 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे, कैसे क्या करना है। बीच बीच में जो मुझे लगेगा उसका हिंट भी देता रहूंगा आपको। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिएगा भैया, वो मजा नहीं आएगा तो मेरा जानते हो पैसा वापस कर देता हूं मजा नहीं आने पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांसफार्मर क्या सिद्धांत रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल में भी ग्राफ चार्ट में भी आप लोग ट्रांसफार्मर बनाते हो, प्रैक्टिकल भी ट्रांसफार्मर का होता है ना। तो इसलिए आप इसको तैयार करोगे तो प्रैक्टिकल भी आपका साथ में तैयार हो जाएगा अगर ट्रांसफार्मर टॉपिक पे आते हो तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, साथ ही परिणमन अनुपात का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। तो इतना करना है आपको। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर शार्ट में आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है भैया ट्रांसफार्मर, अन्योन्य प्रेरण। तो चलिए ये हो गया। अब इतना तो नहीं करना है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन है तो केवल अन्योन्य प्रेरण लिखने से काम नहीं होगा आपका, हाँ ना, सब चौपट कर दो बच्चा। देखो अब ये तो समझ में आ गया, आपको सिद्धांत लिखना है, रचना और उसकी कार्यविधि। इसके ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। दोनों प्रकार हेडिंग डाल के बढ़िया से लिख देना, ऊंचाई क्या है, अपचाई क्या है, ठीक है। अब साथ अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम इसका एक वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आज नहीं तो कल 1-2 दिन में आपको इसका एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। बहुत एकदम अंदर घुस कर उसका ट्रांसफार्मर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग उस वीडियो में।
देखिए, अब साथ ही परिणमन अनुपात का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं इसको। परिणमन अनुपात का सूत्र व्युत्पादित करना है, एक छोटा सा डेरिवेशन है। फार्मूला क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं, देखिए ये फार्मूला आप लोगों ने कभी ना कभी गलती से देखा जरूर होगा। ये होता है आपका परिणमन अनुपात वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू स्मॉल आर। और ये जो स्मॉल आर है इसी को हम लोग परिणमन अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको व्युत्पादित करना है, इसको आपको ड्राइव करना है, ठीक। तो ये होता है, यहाँ पर वी एस क्या है आपका द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, वीपी क्या है प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, ईएस क्या है द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल, और ईपी क्या है प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, एनएस का है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, एनपी क्या है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो इन सब का अनुपात बराबर होता है परिणमन अनुपात के प्यारे, ठीक है। तो ये होता है, जब हम वीडियो बनाएंगे ना ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अच्छे से इसको आपको समझाएंगे, परेशान नहीं होने का बच्चा। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, इसकी रचना एवं कार्यविधि समझाइए, ठीक है। तो इसका आपको इसमें डेरिवेशन नहीं है कुछ, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसको डायनमो भी आपको लिखा मिलेगा, डायनमो कहते हैं। और या तो एसी भी शॉर्टकट में लिखा मिल जाएगा, एसी वही है अल्टरनेटिंग करंट अंग्रेजी में, और हिंदी में कहा था बच्चा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो ये हो गया। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो हम देखेंगे अब थर्ड क्वेश्चन। चलिए, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिपल स्टार दे दीजिए भैया, डबल नहीं ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करनी है, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूलमान का व्यंजक, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अंग्रेजी में कहते हैं। और देखिएगा इसका व्यंजक आप होता क्या है, देखिएगा मैं बता रहा हूं, होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, ये होता है। तो आपको बस इसी का डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो देखिए जहां पर ये आपका आई नॉट क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान पीक वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है प्यारे। तो इसका आपको डेरिवेशन करना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन, सोच रहा हूँ इसका मैं एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का होगा, एक वीडियो बना डालूंगा आपके लिए भैया, ठीक है। आपके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो भैया अब डन हो गया फाइनली, एक वीडियो इस पर आपको मिलेगा जरूर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। फिर आगे कह रहा है इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित कीजिए। तो पहले तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना है किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये फॉर्मूला होता है प्यारे, देखिए मैं जगह कहाँ है भैया, मैं लिख दूं आपके लिए, ये होता है फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 का है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम डाल दे रहे हैं, देखिएगा ये फार्मूला होता है आपका अपवर्तन का सूत्र, ये होता है n अपॉन v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r,
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसकी सहायता से आपको ये ड्राइव करना है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म के कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में एक व्यंजक लिखिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ट्रिपल स्टार इसको भी आप देंगे। किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक के लिए, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म के कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में एक व्यंजक लिखिए। इसका आप लोग देखिएगा ये फॉर्मूला क्या रहेगा आपके लिए। देखिएगा ये फॉर्मूला है आपका n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में साइन a/2। ये फार्मूला आपको ड्राइव करना है। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन में साइन a/2, जहां पर n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है स्मॉल n, और a क्या है, प्रिज्म का कोण होता है, डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपको ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब निकट दृष्ट दोष तथा दूर दृष्ट दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण लिखिए। तो निकट दृष्ट दोष आप लोग क्लास 10th में भी इसको सबको पढ़े होंगे। निकट दृष्ट दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्ट दोष का कारण 2-3 कारण लिख देना और दूर दृष्ट दोष का भी 2-3 कारण लिख देना। निवारण के लिए, उसके लिए भी देखिए, निकट दृष्ट दोष के लिए क्या होता है, अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है, और दूर दृष्ट दोष के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको याद, बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कब अवतल कब उत्तल, तो एक को याद कर लोगे तो दूसरा खुद ही याद रहेगा। एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल होता है, तो एक को पकड़ लो दूसरा खुद आ जाएगा। जैसे दूर दृष्ट दोष, दूर, अगर कोई चीज दूर होती है तो उसको कैसे दिखाते हो। मान लो आपके सामने निरहु भाई खड़े हैं और दूर वहां एक शेर आ रहा है, तो क्या कहोगे, हेलो वो देखो, वो ऊ ऊ ऊ ऐसे करोगे ना, ऊ देखो ऊ, ठीक। तो ऊ से ऊ और ऊ से उत्तल, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। ऊ, दूर की वस्तु को ऊ कहते हो ना, ऊ देखो ऊ, तो ऊ से उत्तल, और ऊ से दूर के लिए कहते हो ना, ऊ देखो, तो ऊ से उत्तल, तो दूर दृष्ट दोष के लिए उत्तल लेंस, और बचा का निकट दृष्ट दोष, तो अगर एक के लिए उत्तल तो दूसरे के लिए उत्तल, कभी नहीं भूलोगे बच्चा। आप चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट भी कहेंगे इसको। तो ये है आपका, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। तो भैया देखिएगा, ये व्यंजक होता क्या है, आप लोग जान लो, व्यंजन नहीं है भैया, नहीं 56 भोग समझ लो। m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ड्राइव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। तो इतना आपको अगर तैयार है तो कुछ आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, इससे बाहर लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा प्यारे, ठीक है। अभी तक पिछले 5 वर्षों में इन तीनों चैप्टरों से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार यही रिपीट होते रहते हैं। कभी ये पूछ लिया तो ये, तो ये, तो ये, ऐसे घूम घूम के यही रहता है बच्चा। तो मैं साइड हो रहा हूं, इस सब का एक साथ आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट प्यारे, ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। ओके, अब आपका चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, 10, 11, 12 और 13, 14 दो वीडियो और बचा है, दो वीडियो में पूरा बर्बाद कर देंगे फिजिक्स।
उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना वीडियो आपको अच्छा लगा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, सी यू।